So, Namaskar, my all valuable property seekers, buyers, as well as real estate investors. This side Dinesh Dayal. Again, I welcome you all for my today's this new one video. और जैसा कि आप सभी को पता है, मैं एक रियल इस्टेट कंसल्टेंट हूँ और एक्सपर्ट हूँ फॉर जनरेटिंग सेकंड इनकम सोर्सेज जस्ट लाइक पैसिव इनकम, रेंटल इनकम थ्रू कमर्शियल रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट। और मैं पिछले लगभग 15-16 सालों से सेम इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और मैं बहुत ही पैशन के साथ, डेडिकेशन के साथ और शिद्दत के साथ काम करता हूँ। और मेरा एक मिशन है, एक पर्पज़ है, वाई आई एम वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री। जी हाँ, मैं लोगों की, प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स की, बायर्स की मदद करना चाहता हूँ। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, यदि किसी प्रॉपर्टी सीकर का, किसी प्रॉपर्टी प्रोस्पेक्ट्स का या बायर का या क्लाइंट, तो खैर वो बाद में बनते हैं, अगर उनके पास पैसा है, विज़न है, मिशन है, कोई कहीं ना कहीं उद्देश्य है, तो मैं उनको बेहतरीन एडवाइस देने की कोशिश करता हूँ, सटीक और सच्ची जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मुझे पता है ये जो पैसा है, ये जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, ये बहुत ही मेहनत से, कड़ी मेहनत से और कहीं ना कहीं खून पसीने की कमाई होती है। और इस पे किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति का सपने का सवाल नहीं है, ना ही उसकी ख्वाहिशें पूरी होने का सवाल है। कहीं ना कहीं अगर मैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये पूरे परिवार का एक अपने सपने को सच करने का एक कंसर्न होता है, एक क्वेश्चन होता है। और ख़ासकर अगर मैं कमर्शियल रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं एक पैसिव इनकम क्रिएट करने का जरिया होता है, जिसको हम रेंटल इनकम भी बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरे परिवार की बैकबोन होती है। अगर कमाई रुक जाएगी तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं, जो बेसिक या एसेंशियल नीड्स हैं उनकी भी ज़रूरत पूरी करने के लिए फिर इंसान को बहुत ही सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ वीडियो में कम टू द पॉइंट आता हूँ। जी हाँ, थोड़ा समय लगता ही है क्योंकि एक माहौल बनाना पड़ता है, आप समझ गए होंगे। क्योंकि बीइंग ए रियल इस्टेट प्रोफेशनल, मैं डायरेक्टली पंच नहीं मारना चाहता, मैं थोड़ा सा एक उसको कह सकते हैं स्टोरी को प्ले करना चाहता हूँ, एक माहौल बनाना चाहता हूँ। और हर व्यक्ति का अपना एक अंदाज होता है, एक स्टाइल होता है, एक तरीका होता है। तो मेरा तरीका यही है। तो मैं बात करने जा रहा हूँ रेडी टू मूव प्रॉपर्टी या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में निवेश करें या दोनों में कौन सी प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छी होगी या ज़्यादा सुरक्षित होगी। तो ये डिपेंड करता है आपकी नीड, आपकी रिक्वायरमेंट और कहीं ना कहीं जिसको हम बोलते हैं आपका क्या एक लक्ष्य है, क्या आपका गोल है, क्या आपका प्लान है। जी हाँ, जैसे हम बात कर रहे हैं रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में निवेश करना ज़्यादा फ़ायदे का सौदा है या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में निवेश करने का ज़्यादा फ़ायदे का सौदा है। तो ये डिपेंड करता है नीड एंड रिक्वायरमेंट पे। जैसा कि मैंने बताया, अगर मुझे आज ही वो प्रॉपर्टी लेनी है, जी हाँ, जिसको हम घर बोलते हैं, सपनों का घर बोलते हैं, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, या कोई ऐसी ज़मीन लेनी है जिस पे मैं तुरंत घर बना के उस पर रहना चाहूँ, अपने परिवार के साथ सुख शांति से मैं समय व्यतीत करूं, अपनी ज़िंदगी को जीऊं अपने परिवार के साथ, तो ये एक उद्देश्य इस तरीके से आ सकता है कि मेरे को तुरंत रहना है, तुरंत उसका बेनिफिट लेना है। ऐसे ही आपको व्यापार खोलना है, अपना कोई सर्विस आपको देनी है। जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, आप लॉयर हो सकते हैं, आप कोई और प्रोफेशनल के रूप में प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको रेडी टू मूव ऑफिस इसलिए चाहिए कि आप वहाँ पे तुरंत अपना ऑफिस खोलें, अपनी दुकान खोलें, अपना शोरूम खोलें, अपनी फैक्ट्री भी खोल सकते हैं। अगर मैं फैक्ट्री लैंड की बात करूँ या बनी बनाई फैक्ट्री की बात करूँ, इसी तरीके से ये जो रेडी टू मूव सेगमेंट की कहानी है, ये कहीं ना कहीं हमें इंस्टेंट यूज़ का एक विजुअलाइजेशन कराती है। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। जी हाँ, सबसे पहला फ़ायदा ये है कि कब बनेगी वो क्वेश्चन यहाँ नहीं रहता है। बनी बनाई है, आपके सामने है, आप देख रहे हैं, खरीदिए, रजिस्ट्री कराइए और यूज़ कीजिए। चाहे आप अपने सपने के घर के रूप में रह सकते हैं, चाहे आप दुकान पे अपनी परिवार की जीविका चलाने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, या ऐसे प्रोफेशनली प्रैक्टिस आप कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, लॉयर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं,
या हम जैसे रियल इस्टेट प्रोफेशनल हैं तो आप उसको इंस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें रिस्क आपका ऑलमोस्ट ज़ीरो हुआ। जी हाँ, कब बनेगा, कब मिलेगा, उसकी कहानी यहाँ नहीं आती है। दूसरा इसमें एक एंगल ये भी आता है कि आप अगर इसको तुरंत लेके एक रेंटल इनकम भी करना चाहते हैं या पैसिव इनकम का भी ज़रिया करना चाहते हैं, तो आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के सेगमेंट जैसे दुकान हैं, ऑफिसेज़ हैं, फैक्ट्री भी हो सकती है, वेयर हाउसेस भी हो सकते हैं, उनमें निवेश करके तुरंत उस पे एक किराएदार के रूप में एक आप ऐसा इनकम का सृजन कर सकते हैं जिसको हम कहीं ना कहीं पैसिव इनकम या रेंटल इनकम भी बोल सकते हैं। इसके ये दूसरे फ़ायदे हो गए। तीसरे फ़ायदे इसका ये भी है, अगर मान के चलो आपको कोई इमरजेंसी है, कोई क्राइसिस है, तो आप उस रेडी टू मूव प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं लैब या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के रूप में मॉर्गेज करके बैंक से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आप लोन लेके अपनी इमरजेंसी का समाधान कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके बेसिक पैरामीटर्स हैं। इसमें अगर मैं टैक्सेशन की बात करूं तो जीएसटी नहीं लगती। जी हाँ, जीरो जीएसटी या नो जीएसटी। जिस प्रॉपर्टी का ओसी या सीसी, जी हाँ, ओसी और सीसी ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेशन या कंप्लीशन सर्टिफिकेशन आ चुका है, सर्टिफिकेट्स आ चुका है, तो उस पे जीरो जीएसटी का प्रावधान है। तो आपका कहीं ना कहीं 12% से लेकर 18% का जीएसटी का वो सेव हो जाता है। इसमें एक एंगल और आता है, अगर आप इस प्रॉपर्टी पे रेडी टू मूव टाइप प्रॉपर्टी पे लोन लेते हैं तो आपके ऊपर जो बर्डन आता है वो एक्चुअल ईएमआई का आता है, प्री ईएमआई का नहीं आता। जी हाँ, एक्चुअल ईएमआई का आपके ऊपर एक लायबिलिटी आती है। आप उसको 10 साल के लिए ले रहे हैं, 20 साल के लिए ले रहे हैं, तो आप एक्चुअल ईएमआई को फेस करते हुए, उसकी लायबिलिटी को कहीं ना कहीं बेयर करते हुए उस प्रॉपर्टी को आप इंजॉय कर सकते हैं एज ए अपने सपनों के घर के रूप में, अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए कोई दुकान शोरूम खोल के या कोई इंडस्ट्री खोल के, या जैसे मैंने बार बार इस वीडियो में बताया एज ए सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, एक ही बात है, ठीक है, उसके रूप में आप अपनी फैमिली की जीविका चला सकते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। तो ये रही बात आपकी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की। जी हाँ, इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक भी हैं जिस पे मैं आना चाहूँगा। जी हाँ, ये ओवर बजट होती है। जी हाँ, महंगी। जी हाँ, आपके बजट से बाहर होती है, क्योंकि आज ये बन चुकी है, 5 साल पहले बनना स्टार्ट हुई थी, उस समय इसके रेट अलग थे, आज इसके रेट अलग हैं। तो हो सकता है आपको लगता हो कि ये प्रॉपर्टी तो मैंने 5 साल पहले देखी थी, तब ये 10 लाख की है, आज ये 1 करोड़ की कैसे हो गई। तो इसका कहीं ना कहीं बजट का इशू आपके लिए रहेगा, और बजट का इशू तो वैसे भी हमेशा हर इन्वेस्टर्स और क्लाइंट के साथ रहता है, बट रेडी टू मूव के अंदर कहीं ना कहीं ये आपको बहुत बड़ा और बहुत बड़ा ही कंसर्न, मैं इसको बोलूँगा, आपके लिए रहेगा। इसमें एक और एंगल ये आता है कि अगर आपने ये रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ले ली है तो इसकी जो ईएमआई है, उसका जो मतलब उसकी जो कहीं ना कहीं एक फिगर है वो बड़ी रहती है, प्री ईएमआई की कम रहती है, और जो हमारी एक्चुअल ईएमआई की फिगर है वो ज़्यादा रहती है, क्योंकि उसमें बैंक हमसे प्रिंसिपल का पार्ट हिस्सा मैक्सिमम लेता है, जबकि प्री ईएमआई के अंदर बैंक इनिशियली इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रूप में हमसे लेता है। तो इसके अलावा इसमें एक एंगल और भी आता है रेडी टू मूव के अंदर, कि अगर आप लेते हैं तो आपको सब कुछ इंस्टेंट करना है, पेमेंट भी इंस्टेंट करनी है, लोन भी इंस्टेंट लेना है, ईएमआई भी इंस्टेंट देनी है, और कैसे भूल सकते हैं रजिस्ट्री की कॉस्ट। जी हाँ, उसके लिए भी आपके पास टाइम, और कैसे भूल सकते हैं उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की कॉस्ट। जी हाँ, उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में मिलता है। तो मैक्स टू मैक्स 30 दिन और 60 दिन के अंदर आपको उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। तो ये कुछ रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ के बेनिफिट्स थे। कुछ मैंने इसमें जो ड्रॉबैक है वो भी बताएं। वो सच एज ऐसे कोई ड्रॉबैक नहीं है कि जिस व्यक्ति के पास पैसा है, जिस क्लाइंट के पास पैसा है, वो कहीं ना कहीं अपनी सेफ साइड देखता है, कहीं ना कहीं अपने वो जो सेफ्टी वाले पॉइंट्स हैं उनको ज़्यादा कंसिडर करता है। महंगा सस्ता कुछ नहीं होता है प्रॉपर्टी के अंदर। मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, वो यही कहते हैं, दिनेश जी महंगी वही जो नहीं मिलती।
सस्ती वही जो मिल जाती है। तो महंगा सस्ता कुछ नहीं होता है, ये कहावत है कि सस्ता रोए बाय बार और महंगा रोए एक बार। तो हर महंगी चीज़ ज़रूरी नहीं है कि अच्छी हो और हर सस्ती चीज़ ज़रूरी नहीं है कि ख़राब हो। तो मैं अब आता हूँ अपने दूसरे एंगल पे। जी हाँ, जो है अंडर कंस्ट्रक्शन। जी हाँ, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का मतलब है कि जो प्रॉपर्टी अभी डिलीवरी के रूप में नहीं आई है, जो प्रॉपर्टी अभी शेप इन नहीं हुई है, जिस प्रॉपर्टी का अभी पोजीशन नहीं मिल रहा है, उसमें आपको कहीं ना कहीं हो सकता है 3 साल, 4 साल और मैक्सिमम 5 साल एज पर रेरा नॉर्म्स आपको इंतज़ार करना पड़े। तो ये रेडी टू अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी कौन सी होती हैं? ये आपके सपनों के घर भी हो सकते हैं, आपके सपनों की दुकान और ऑफिसेज भी हो सकते हैं, आपके सपनों की इंडस्ट्री भी हो सकती है, आपके इंडस्ट्री की यूनिट भी हो सकती है, और कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप सोचते हैं कि मैं फ्यूचर में यहाँ रहूँगा अपनी फैमिली के साथ या यहाँ मैं अपना व्यापार करूँगा। तो आज मैं छोटे से अमाउंट के साथ इसमें पैसा निवेश करता हूँ और धीरे धीरे पैसा दूंगा। जी हाँ, बैंक से लोन लेके भी मैं इसमें ईएमआई दे सकता हूँ। जैसा कि ज़्यादातर जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ बनती हैं और बिकती हैं वो इसी पॉइंट पे बनती हैं कि मात्र 10% पैसा दे के एक प्रॉपर्टी बायर, जी हाँ, रियल इस्टेट बायर, इन्वेस्टर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर 100% प्रॉपर्टी की ऑनरशिप ले लेता है। ऑनरशिप का मतलब ये नहीं है कि आपकी रजिस्ट्री इंस्टेंट होगी। रजिस्ट्री तो आपकी आफ्टर पोजीशन ही होगी जब आपको ओसीसीसी मिल जाएगा, बट प्रॉपर्टी पेपर पे तो होती है। तो जो आपका बिल्डर बायर एग्रीमेंट बन रहा है वो आपका कहीं ना कहीं लीगल ऑनरशिप का दावा ठोकता है, पेश करता है। और कई ऐसे राज्य हैं, जी हाँ, जैसे मैं महाराष्ट्र की बात करूं, वहाँ पे तो 10% पेमेंट करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन का प्रोविज़न है। जी हाँ, आप अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री 10% पेमेंट देने के बाद ही करा सकते हैं। तो ये अलग अलग राज्यों के अलग अलग नॉर्म्स हैं। अब मैं आता हूँ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में किन लोगों को पैसा लगाना चाहिए, इसके क्या मेरिट्स हैं। जी हाँ, ये उन लोगों को पैसा ज़्यादातर लगाने का एक सूटेबल रास्ता या एक एंगल दिखाता है जिनके पास अभी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं। जैसा कि मैंने बताया, मात्र 10% पेमेंट देके भी आप 80%, 90% लोन लेके उस प्रॉपर्टी की एक कहीं ना कहीं आप एक ओनरशिप की पोजीशन में आ खड़े चुके होते हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पे आपको ईएमआई का बर्डन एक साथ नहीं आएगा। जितना बिल्डर की कंस्ट्रक्शन चलेगी, जिसको हम कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान बोलते हैं, उसी तरीके से बैंक सैंक्शन तो पूरा अमाउंट करेगा आपका 80-90%, बट डिसबर्स एज पर कंस्ट्रक्शन करेगा। तो जैसे जैसे डिसबर्स होगा उसी रेशो में आपकी ईएमआई आपके साथ जुड़ती जाएगी। आपको एक साथ एक्चुअल ईएमआई का बर्डन आपके कंधों पे नहीं आएगा। दूसरा इसमें बेनिफिट ये रहता है कि जो इनिशियल प्रॉपर्टी जब लॉन्च होती है तो उसका रेट बहुत ही नॉमिनल होता है। जी हाँ, बहुत ही नॉमिनल कंपैरेटिवली। अगर मैं खड़ी हुई प्रॉपर्टी की बात करूं, उसी एरिया में जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी जो प्राइस है ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं 4 गुना 5 गुना से भी कम प्राइस में, जी हाँ, वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी मिलती है। क्योंकि डेवलपर वेलकम करता है, इनवाइट करता है कि मैं आपके सपनों की प्रॉपर्टी बना रहा हूँ, तो आप अगर मेरे साथ आते हैं तो मैं कहीं ना कहीं आपको फेवर ऑफ डिस्काउंट, जी हाँ, एक डिस्काउंट नाम की चिड़िया है, वो भी एक डेवलपर परोसता है, आपको थाली में सजा के देता है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हो सकते हैं जिसमें कहीं ना कहीं अदर चार्जेस भी आते हैं। वो आफ्टर पोजीशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी वो सारे वेवर्स नहीं होते हैं, और कहीं ना कहीं जब वो प्रॉपर्टी खड़ी हो जाती है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं कॉस्ट का इम्पैक्ट बहुत बढ़ चुका होता है। अदर चार्जेस पे कोई वेव की कहानी नहीं होती, क्योंकि डेवलपर ये भी देखता है कि जो मेरे साथ इनिशियल स्टेज पे मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप इन द सेंस कि मेरे इस प्रोजेक्ट में खरीदने फ़रोख्त करने की इच्छा रख रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं मान सम्मान भी रखा जाता है। एक तो ये एक फ़ायदा होता है। दूसरा इसमें फ़ायदा ये है कि जैसे मैंने ईएमआई की बात बताई, उसके अलावा आप कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली जो इसमें जीएसटी का फिगर है वो तो कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हैं। तो ये आपके लिए एक बर्डन तो है, बट आपके लिए आप ये मानिए कि एक साथ सारी पेमेंट ना देना भी एक कहीं ना कहीं आपके एक फेवर की बात आ जाती है। और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का जो एक दूसरा एंगल है वो ये भी है कि आपको इस प्रॉपर्टी पे आने वाले भविष्य में बहुत ही मैसिव एप्रिसिएशन यानी कि कैपिटल गेन
मिलने का पूरा चांसेस है। इसमें अगर मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी को जोड़ता हूँ तो उसमें डेवलपर, अगर आप मॉल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हाई स्ट्रीट मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो डेवलपर अपनी गुडविल पे वहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स लेके आएगा। चाहे मैं फूड ब्रांड्स की बात करूं जिसमें हल्दीराम है, बीकानेर है, मैकडी है, डोमिनोज है, ये वहाँ पे ब्रांड आते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रॉपर्टी पे ये ब्रांड होंगे उनके प्राइस अलग होंगे, और जिन प्रॉपर्टीज़ पे साधारण ब्रांड होते हैं उन प्रॉपर्टी के प्राइसेस अलग होंगे। इसी प्रकार से इसमें अगला एक एंगल और आता है, जब किसी भी प्रॉपर्टी पे ऐसे ब्रांड्स आ जाते हैं तो उनके ऊपर जो रेंटल वैल्यू है वो कंपैरेटिवली बहुत ही हाई होती है, जो एक नॉर्मल मार्केट में आपको दुकानें मिलती होंगी, शॉप मिलती होंगी। तो ये कहीं ना कहीं अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव प्रॉपर्टी का मैंने कुछ फ़र्क बताने की कोशिश करी। डीमेरिट की बात करूँ तो देखो सिर्फ यही है कि रिस्क रहता है कि मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट आफ्टर रेरा ये कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आ चुकी है, डेवलपर को देनी ही है विद इन 5 ईयर में, टाइम फ्रेम है, अकाउंटेबिलिटी है, जी हाँ, और ट्रांसपेरेंसी है। तो ये रेरा के बाद ये इन्वेस्टर्स और क्लाइंट के फेवर में चीज़ बन गई है। दूसरा इसमें ड्रॉबैक तो यही हो सकता है कि भाई नहीं मिलेगी, ईएमआई का आप देख लीजिए, क्योंकि हम लोग तो कमर्शियल प्रॉपर्टी ज़्यादा सेल करवाते हैं, तो उसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी पे मेरे 99% क्लाइंट तो लोन नहीं लेते हैं, ना ही मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप एज ए निवेशक के रूप में निवेश करना चाह रहे हैं तो वाई यू आर लुकिंग फॉर टेकिंग द लोन ऑन दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। आप लोन की ईएमआई देंगे, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट कब ले पाएंगे? अगर मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करूं, मतलब किराए से ज़्यादा तो आपकी ईएमआई में चले जाएगा। आपने उस प्रॉपर्टी पे टेनेंट रखा, उससे किराया आप 20,000 रुपये ले रहे हैं और ईएमआई आप 25,000 दे रहे हैं, तो ये तो कोई लॉजिक हुआ नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और एक मेरा यहाँ एक ऐसा मानना है कि देखो प्रॉपर्टी कहीं ना थोड़ा सा एक हम इसको ऐसा मानते हैं कि कहीं ना कहीं एक लक फैक्टर भी होता है, कि कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं, आपने देखा होगा, उसकी वजह से कहते हैं ये मेरा लकी चार्म है, जब से मैं इस प्रॉपर्टी में आया हूँ। कई बार किराएदार ही वो प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं, दुकान खोलते हैं उनकी दुकान चल जाती है, बिजनेस खोलते हैं बिजनेस चल जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक लकी चार्म है। ऐसे बहुत सारे रेजिडेंशियल किराएदार होते हैं जो उसी प्रॉपर्टी को ख़रीद लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है हम यहाँ आए तो हमारे भाग्य जग गए। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी एक लक चार्म भी होती है। और दूसरी बात यह है कि प्रॉपर्टी मैटर ऑफ द टाइम टेकिंग। ठीक, आपको प्रॉपर्टी लेनी है, मैं एज ए निवेशक की बात कर रहा हूँ, तो आपको शांति से बैठना भी पड़ेगा। ये नहीं कि बार बार आप उस प्रॉपर्टी की विजिट करने चले आओ, बार बार उस प्रॉपर्टी का डिस्कशन करो, बार बार उस प्रॉपर्टी के पेपर देखो, बार बार बिल्डर के ऑफिस में पहुँच जाओ। नहीं, ये नहीं। प्रॉपर्टी हमेशा समय मांगती है, और जो चीज़ समय मांगती है वो ना कहीं आप मान के चलना फेवर में होती है। जैसे बीज डालते हैं, फिर उसका पौधा, पेड़, तना, पत्ती, कितना टाइम लगता है उसके फल आने में। तो ऐसा तो नहीं है कि वो सारे फल बहुत ही उपजाऊ होंगे, बहुत ही टेस्टी होंगे। फसल बिगड़ भी तो जाती है, फसल टूट भी तो जाती है, ख़राब भी तो हो जाती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं तो मास्टर प्लान के तहत डेवलपर बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ आता है। बट कई बार ऐसा भी होता है कि आपके शोरूम के ऊपर ही फ्लाईओवर चले गया, आपके शोरूम के नीचे अंडरपास चले गया, आपके शोरूम और फैक्ट्री के सामने या किसी बड़े आपके आउटलेट के सामने कोई मेगा एक्सप्रेसवे आ गया। तो क्या होता है, ये भी तो कहीं ना कहीं वक्त के हिसाब से आया। 20 साल आपकी दुकान बहुत बढ़िया चली, आपका रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया चला, होटल बहुत बढ़िया चला, बट हाईवे एक्सप्रेसवे निकल गया, उसके अलग एंगल है, अंडरपास निकल गया, उसके अलग एंगल है। तो जैसे कहते हैं कि दामाद और नारियल का नहीं पता अंदर से कैसा निकल जाए बट इसका मतलब ही नहीं कि छानबीन नहीं करेंगे। दामाद लेते हैं तो छानबीन तो करते हैं ना भाई, उसकी जांच पड़ताल करते हैं, क्या कंपनी में जॉब कर रहा है, क्या नौकरी है, क्या रिश्तेदारी है। तो हम कहीं ना कहीं एक सीक्रेट एजेंट से भी कई बार पता करवाते हैं, होता है ऐसा। तो ऐसी नारियल है, ऐसे तो देखेंगे। एक्सपीरियंस ऑलवेज हेल्प यू, एक्सपीरियंस हमेशा मदद करेगा। जैसे कि कहते हैं ना कि पढ़े लिखों की कदर क्यों है, पढ़े लिखों की कदर यूँ है कि उनको एटलीस्ट बोलने का लहजा, बैठने का लहजा, खाने का लहजा ये तो रहता है। एक जो कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ आदमी, उसमें ये लहजे की गुंजाइशें कम रहती हैं, तभी तो हम कहते हैं कैसे बोल रहा पढ़ा लिखा भी होके। तो खैर, ये मेरी जो कुछ बातें हैं थोड़ी सी आउट ऑफ दी लीक रही है, बट कहीं ना कहीं रिलेटेड है इसी वीडियो से। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि भविष्य में आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और अगर आपके कोई सजेशन है, कोई आपको लगता है उस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, तो उसके लिए भी आप हमें
मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में कुछ ना कुछ बेहतरीन करने की कोशिश कीजिए। हार न मत मानिए। नमस्कार, जय हिंद।